अभी मैं आपको उपवास का पॉइंट बताता हूं। डॉक्टर शेल्टन ने भी 6 साल तक एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया 6 साल के बाद में कि उपवास से ही शरीर अच्छा हो सकता है। 6 साल के अंदर डॉक्टर शेल्टन ने 45,000 लोगों को उपवास करा के उनके शरीर से रोगों को निकाल दिया और लोगों को अच्छा किया। और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है, 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है। 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है। वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने 45,000 पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं। डॉक्टर शेल्टन को 100% पिक्चर क्लियर हो गया कि कोई भी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है और हर बीमारी को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। थे डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, ही इज अमेरिकन डॉक्टर। उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है। वो एमडी के सिवाय उनके पास 27 डिग्रियां थी। उन्हों को काफी सालों तक जब उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया और उन्हें लगा कि एक छोटे से बच्चे को जुकाम हो गया था, मैंने उसे दवाई दी, उसका जुकाम मिट गया। फिर से जब थोड़े समय के बाद में फिर से आया, उसका जुकाम और बढ़ गया था, उससे हायर मैंने ग्रेड की दवाई दी, फिर जुकाम मिट गया। फिर और एर करते करते 12, 15, 17 साल के अंदर वही बच्चा मेरे नजर के सन्मुख ही उसे अस्थमा हो गया है। तो मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं या मैं उसके डिसीज को क्रोनिक कर रहा हूं? ये एक ही आदमी लगातार इस बात को सोचा करता था और उसे रियलाइज हुआ कि हमारे मेडिकल साइंस में कुछ गलती है और हमें वो सुधारना चाहिए। इसलिए उन्हों को दिमाग में बात चली कि ये जो नेचर के अंदर जितने भी जंगली जानवर हैं उनके शरीरों में कुछ न कुछ तो हमेशा होता है। वो तो जंगल में रहते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, भागते हैं, तो उनको भी शरीर में टूटना फूटना ये सब कुछ होता होगा। तो हाउ दे रिपेयर देमसेल्व्स, इस बात को समझने के लिए वो जंगल में गए अपने कुछ आदमियों को लेकर के। झाड़ के ऊपर, हम पेड़ के ऊपर अच्छा घर बना सके ऐसी चीजें लेकर के वो जंगल में गए। वहां जाकर के वो उसके ऊपर बैठ गए हैं सब बांध के और ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उन्होंने 2-4 दिन में क्या देखा कि जंगल में उनके सन्मुख 2 शेर आ गए। एक शेर ने दूसरे शेर को इतना मारा कि वो शेर काफी घायल हो गया और उसके शरीर के ऊपर से लगातार खून बहने लगा, उसका चमड़ा फट गया। वो अपने आप को घसीटते 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 वो गुफा के अंदर घुसा। डॉक्टर शेल्टन देख रहे हैं और तुरंत एज ए मेडिकल मैन डॉक्टर ने सोचा कि अभी इसे एंटी टिटेनस कौन देगा। अब इसके शरीर में एंटीबायोटिक डालेगा कौन? और इतना शरीर, इसका चमड़ा वगैरह फट गया है, खून निकल रहा है, इसके घाव खुले खुले हैं। अब इसको इन्फेक्शन लग जाएगा तो पूरे शरीर में पस फैल जाएगा। तो एंटी इन्फेक्टेड मटेरियल, पस को रोकने वाला मटेरियल कौन डालेगा? लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। शेर गुफा के अंदर था और वो ऊपर बैठे थे। उनके पास एक ही रास्ता था कि कब शेर बाहर निकले और बाहर निकल के कौन सी चीज को खाता है या किस वनस्पति के साथ अपने शरीर को घसीटता है ताकि उसके घाव ठीक हो जाते। उनको वो नेचुरली ठीक कैसे होता है वो जानना था। उन्होंने देखा 2 दिन चले गए, 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, 20 दिन चले गए, 25 दिन चले गए। अरे ये शेर तो अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन हो गए। फिर लगातार वॉच करते हैं कि कब शेर बाहर निकलता है। 55 डेज वो शेर ने कंप्लीट किया और 55वें दिन में शेर अंदर से बाहर आया। शेर बाहर आया तो देखते हैं तो डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर बाइनोकुलर लगाया। अरे इसके शरीर के ऊपर तो एक भी घाव नहीं है, मानना पड़ेगा, ये ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर साहब ने फटाक से नीचे उतरे और बड़ा टॉर्च लेकर के उसकी केव के अंदर गए। वो जो पॉइंट, भाई उन्होंने सोचा शायद पहले से कोई जानवर मरा हुआ हो, उसने खाया हो, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था।
लेकिन वो जो गुफा थी वो ऐसी जगह पे थी, अंदर से पानी का झरना बह रहा था। तो झरने का पानी उसने पिया, ये डॉक्टर को पता चल गया कि इसने पानी पिया है, खाना तो खाया नहीं, क्योंकि हमारे सामने कभी बाहर नहीं निकला है और कोई वनस्पति को छुआ नहीं है, टचने को कुछ भी नहीं है। इसने खाली उपवास किया है। कितना दिन? 55 डेज उपवास किया है, और उपवास की वजह से ही इसके शरीर के घाव ठीक हो गए हैं। डॉक्टर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि शरीर में कुछ भी हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं है, शरीर को खाना देना छोड़ दो, शरीर ठीक हो सकता है। एक टेंटेटिव बात उसके दिमाग में बैठी, लेकिन साइंटिफिकली ये बात उसके दिमाग में कैसे बैठे, उसके लिए फिर फटाक से डॉक्टर साहब अपने टेक्सास शहर में गए और अपने आदमियों को बोला, कुछ शेर, कुछ लायंस, कुछ बियर्स, ये सबको पकड़ के ले आओ, लेपर्ड्स, ये सबको पकड़ के ले आओ, और सबको पकड़ के ले आए और पिंजरे के अंदर सबको बंद कर दिया। अब पिंजरे में तो जाली है, नजर आता है। अब पिंजरे में जाली है और नजर आता है, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े अस्त्र लेकर के तीक्ष्ण वेपन से उनके शरीर के ऊपर 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच उल्टा सुल्टा, आड़ा टेढ़ा गहरा ऐसे घाव गिरा दिए। वो जानना चाहते थे कि जैसे उस शेर के शरीर के ऊपर घाव हुए तो शेर ने अंदर उपवास किया, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक जानवर क्या करता है? तो सारे जानवरों के शरीर के ऊपर घाव लगे पड़े हैं, और एक्सपर्ट्स फॉरेस्ट ऑफिसर को बुला के उन किस किस जानवरों को कौन कौन सा जानवर अच्छा लगता है, तो हिरन का बच्चा, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, घेटे का बच्चा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे ला करके जिंदा उनके पिंजरों में रख दिए। डॉक्टर साहब ने देखा कि कोई भी जानवर जिसके शरीर के ऊपर घाव है वो अंदर घूमते हुए बकरी के बच्चे को, हिरन के बच्चे को मारते नहीं हैं। वो तो पानी पीते हैं और सो जाते हैं, पानी पीते हैं और सो जाते हैं, पानी पीते हैं और सो जाते हैं। बस जिस दिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जिसका जितना गहरा घाव, जैसे ही घाव ठीक होता वो खड़े होते, उस जानवर को मारते और खा लेते, और उनका जीवनचर्या फिर शुरू। डॉक्टर शेल्टन को 100% पिक्चर क्लियर हो गया कि उपवास से ही शरीर अच्छा हो सकता है। डॉक्टर शेल्टन ने मेडिकल साइंस बंद कर दिया। डॉक्टर शेल्टन ने भी 6 साल तक गेहूं के आटे की गोलियां बनाई, उसमें कलर डाला कि भाई सुबह में तुमको एप्पल खाने का, और उसके बाद में ये लाल गोली खाने का, 10 बजे तुमको पपैया खाने का, उसके बाद में ये पीली गोली खाने का, दोपहर में तुमको 150 ग्राम सलाद खाने का, तुम्हारा खाना खाने का, इसके बाद में ये बादली गोली खाने का, फिर शाम को तुमको ये फल खाने का, ये गोली खाने का। बस सुबह से रात तक की दिनचर्या 6 साल तक। 6 साल के अंदर सारे के सारे डिसीज के अंदर कोई भी दवाई के सिवाय अच्छा होता है कि नहीं, वो एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया 6 साल के बाद में कि कोई भी दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है, और हर बीमारी को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है, 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है। 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है। वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने 45,000 पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है, और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं। अगर हम उपवास करें बीच बीच में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, तो उपवास में क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन शरीर को तो खाना चाहिए ही। इसलिए शरीर में पड़े हुए विजातीय द्रव्यों को कन्वर्ट करके आहार के अंदर यूज कर लेता है, अर्थात कि हमारे जोड़ों में पड़े हुए मटेरियल खलास हो जाते हैं और हमारे जोड़ हमेशा के लिए अच्छे रहते हैं। इसलिए बीच बीच में शरीर को उपवास कराना बहुत ही जरूरी है। लंघनम एक बहुत पावरफुल है। लंघन यानी फास्टिंग करना। अगर वायरस को आगे बढ़ते हुए रोकना है तो सबसे बड़ा काम है लंघनम, नंबर 1। इसलिए बीच बीच में शरीर को उपवास कराना बहुत ही जरूरी है। हमारे बड़ौदा में साधना थिएटर है, न्याय मंदिर के पास। उसके पीछे एक दिलीप सोनी है। वो दिलीप सोनी, उसका गोल्ड का शोरूम है।
उसको लीवर सिरोसिस हुआ था और 2 बारी उसके लीवर में से पस ड्रेन आउट किया गया था। तीसरी बारी काफ़ी ट्रीटमेंट हुई, 2-2.5 साल से वो ट्रीटमेंट कर रहा था। बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास सब जगह घूम के आया था। काफ़ी पैसे उसने खर्च किए थे। किसी के कहने से वो हमारे पास आया। डॉक्टर ने लास्टली उसे बोल गया था कि अभी तुम्हारा लीवर खत्म हो गया है और तुम्हारे पास जीने के लिए 15 दिन है खाली। 15 दिन में तुमको जो करना है कर लो, 15 दिन के बाद में यू विल डाई। वो आदमी मेरे पास आया, मेरे पांव पकड़ के रोने लगा, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा बोला है कि 15 ही दिन है। और उसको मैंने ट्रीट किया, उसको रोज का 50 नींबू पिलाया, रोज का 50 नींबू उसको मैंने पिलाया और 5 दिनों के बाद नॉर्मल जूस पे लेके आया। और उसके पास 11वां दिन पूरा हुआ, बोला जा तुम्हारे डॉक्टर के पास और तुम लीवर चेक करा के आओ। उसका डॉक्टर ताजुब हो गया कि तुम्हारा लीवर तो अच्छा हो गया है। उस बात को आज 5 साल हो गया है और दिलीप सोनी जिंदा है। लीवर सिरोसिस नेचुरोपैथी से मिट जाता है। ये एक डर हमारे दिमाग में लोगों ने डाल दिया है। कौन सा डर? कि हमारे शरीर में जीवाणु चले जाते हैं और जीवाणु हमारे शरीर को कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं और हमारे शरीर को मार देते हैं। इसलिए जाने वाले जितने भी जीवाणु शरीर में हैं उनको मार डालो। तो मलेरिया का मच्छर ने, टाइफाइड का मच्छर ने, न्यूमोनिया का मच्छर ने, डेंगू का मच्छर ने, ये टीबी के जंतु ने, ये कैंसर के जंतु ने, इसके जंतु ने, फलाने जंतु ने। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में ये संशोधन हो चुका है कि कोई भी जंतु हमारे शरीर को मार सकता नहीं है। ये जर्म हमारे शरीर में कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल दूंगा। जैसे एक बहुत बड़ा हमारा महल है और उसमें एक बहुत बढ़िया किचन है। उस किचन में रसोई बन रही है और आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। तो मेहमान सब घूमने के लिए गए हैं और मेहमानों के बच्चे घर में हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं और बीच बीच में किचन के अंदर आते हैं, बिस्किट मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, खाना मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब कोई बच्चा अंदर आता है, कहता है हमको भी अभी रस दो। वो रोता है, उसको रस दिया जाता है। वो रस खाता है, कहीं थोड़ा इधर इधर गिरा देता है। कुछ बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कुछ बच्चे बिस्किट खाते हैं, तो चारों तरफ किचन में खेलते हैं और गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को खाने के लिए बाहर से मक्खियाँ आ जाती हैं। अब जो बहनें, जो घर की, जो फैमिली की जो मेन थी, जो खाना वाना पका रही थी, उन्होंने देखा, अरे बच्चे लोग, तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये इतने सारी मक्खियाँ अंदर आ गई, अभी मेहमान आएंगे देखेंगे तो क्या होगा। तो 2-3 बहनें थी, उनमें से एक बहन ने कहा हटो हटो हटो, तुमको समझ में नहीं आता, मैं ठीक कर देती हूँ। तो उसने एक बड़ा सा कपड़ा लिया जो लकड़े के साथ बंधा हुआ था। वो लकड़े का कपड़ा लेकर के वो मक्खियां को छटक 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 मारना शुरू कर दिया। 2-4-6 मक्खियों को उसने मार भी दिया। लेकिन अचानक से उसकी जो जो कपड़ा था वो आम के रस के तपेले के ऊपर लग गया। अब वो पूरा आम का रस का तपेला किचन में गिर गया। उसने फटाक से एक बढ़िया बैगन स्प्रे का पूरा भरा हुआ निकाला और फटाफट लगा, चिचक 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 चिचक, चारों तरफ किचन के अंदर बराबर उसने तो एकदम दवाई छिड़क दी। सारी मक्खियां मर गई। लेकिन आपके सामने दृश्य है किचन में पड़ा हुआ बिस्किट, चॉकलेट, ये सब का गंध। इसके बाद में पहले कपड़े से मारी हुई कुछ मक्खियां और इसके बाद में गिरा हुआ आमरस। वो दवाई का जहर भी पूरे किचन में आ गया। अब किचन का नजरिया देखो कैसा है। सच में उस किचन में से मक्खी को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? पोछा मारने का था। अरे इतना सरल तरीका पोछा मारने का, और ये हम क्या कर रहे हैं?
इतनी सारी जहरीली दवाइयाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये जहर हम शरीर में डालते हैं। फिर इससे आंखें चली जाती है, इससे किडनी बिगड़ जाती है, इससे डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। बाल निकल जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, उसके नाखून निकल जाते हैं, चमड़ी उखड़ जाती है, अंदर छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, आदमी चल नहीं पाता है और हम कहते हैं हम इसको बचा देंगे। केमो देते हैं, रेडिएशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आदमी हमारे नज़र के सामने ही इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर 5-5, 7-7, 10-10 MD, FRCP, लंदन, जापान, फ्रांस, अमेरिकन डॉक्टर खड़े होते हैं और उनके सामने ही आदमी 25 साल का, 30 साल का, 45 साल का दम तोड़ देता है और कोई उसे बचा सकता नहीं है। होगा कैसे? किचन तो अंदर से भर दिया है, कैसे होगा? तो शरीर में ये जीवाणु आते क्या हैं? मक्खियां आई क्यों? मेरे को ये बताओ। मक्खियों का खाना घर में था। ठीक उसी तरह हम सुबह से रात तक खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो हमारे हर एक सेल, कोश, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल है। हर एक सेल हमारी तरह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, प्रजनन करता है, टट्टी पेशाब भी करता है। तो उसके कर्म से जितना भी कचरा पैदा होता है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं, उससे जो कचरा पैदा है वो कचरा लगातार शरीर में से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ जितना हम गलत खाना खाते हैं, मतलब एक खाना और दूसरा खाना एक कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना क्या कि भाई ये इतना बड़ा ड्रम भर के दूध है, उसमें एक खाली ड्रॉप नींबू का डाल दो, दूध का क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसे ही हम इस ड्रम के अंदर, ये छोटे से बर्तन के अंदर जितनी भी चीजें आमने सामने रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाली डालते हैं, उससे हमारा आहार सड़ जाता है और सड़े हुए आहार से सड़ा हुआ पदार्थ शरीर को मिलता है। वो सड़ा हुआ पदार्थ जहां तहां शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वो लगातार पड़ा रहता है। उन्हीं पदार्थों को खाने के लिए हमारे शरीर में बाहर से जम आ जाते हैं। खाते किसको है? उन पदार्थों को। मक्खियां क्यों आई? आम का रस चूसने को, बिस्किट खाने को। ऐसे ये जम कहां से आए? बाहर से आए। बाहर कहां होता है? जो हमको ये पूरा खाली नजर आता है, वो खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है कि एंटायर जो कॉस्मिक है, इट इज फुल ऑफ, वो जीवित शैल है, कहां भी खाली नहीं है। तो ये जो जम है वो तो हर एक जगह पे है। हमारे इस विज्ञान में लिखा हुआ है, एक सांस लो 14,000, एक सांस बाहर फेंको 14,000, एक सांस लो 14,000, एक बाहर फेंको 14,000, लगातार। माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोजाइमा, मतलब इतना बारीक होता है कि सामान्य जो हमारा वो दूरबीन वगैरह लगाएंगे उससे भी नहीं दिखाई देता है, इतने वो बारीक होते हैं और वो लगातार अंदर जाते आते रहते। ठीक उसी तरह इन जम को जला दो या कुछ भी करो, उन्हें जहर दे दो, लेकिन वो मरेंगे। उनका उस वक्त शरीर छूट जाएगा, फिर से उनकी आत्मा दूसरा रीबर्थ लेगी और जहां खाना पड़ा है वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको भूख तो लगती है। तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी जीवाणु रोग उत्पन्न करता नहीं है। मक्खियां आई कब? जब कचरा पड़ा था। शरीर में रोग पहले ही होता है और फिर जीवाणु आता है। इसलिए पहले जो पड़ा रोग का पदार्थ है, अगर उनको आप शरीर में से हटा दो तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ बन जाता है। वैसे मेडिकल साइंस के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, चिकनगुनिया, हम जानते नहीं हैं और कहां से कैसे आई वो समझ में नहीं आया है, और ये कोई वायरस है। लेकिन हमारे काढ़े पीने से ये चिकना मटेरियल निकल गया और दुर्गा जी ने आपको बताया कि 4 ही दिन में वो ठीक हो गया। एक है दालचीनी, गुड़ और पुदीने का काढ़ा। दालचीनी, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, काली मिर्च, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, और जीरा, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, खसखस, गुड़ और पुदीने का काढ़ा,
ये सब हम काढ़े बनाते हैं। गोखरू गुड़ और पुदीने का काढ़ा, पुनर्नवा गुड़ और पुदीने का काढ़ा, ये सब हम बनाते हैं। या कई कई बहुत एक्सट्रीम बुखार आ जाता है तो तुलसी, पुदीना, काली मिर्च, अदरक, गुड़, ये सब का काढ़ा पिलाते हैं। आपको सच बात बताऊं कि दुर्गा जी को मैंने बताया वो काढ़ा और हरे नारियल का पानी, और दुर्गा जी ने आपको बताया कि 4 ही दिन में वो ठीक हो गए। तो एक बहन जी को कोई चिकनगुनिया हो गया और वो मेरे से पूछने लग गए कि ये जॉइंट पेन तो अभी भी रह गया, काफी दिन हो गया और बीच बीच में बुखार भी आ जाती है। तो मैं उनको बताने लगा कुछ उपचार, यहाँ सामने ही बैठ करके बताते बताते ही मेरे मन में क्या संकल्प हो गया एक कि ये चिकनगुनिया मेरे हो तो पता तो चले ये कैसे होता है, कैसे मिटता है। तो ये 1.5 महीने पहले की बात है। दोपहर को ही बस चलना फिरना बंद और बुखार आ गया। देखो आप संकल्प भी कैसा काम करता है। तो ये भी संयोग से वो हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें आए हुए थे। मैंने इनको टेलीफोन किया, मुझको ऐसी हालत हो गई है। वो हालत भी हुई तो ऐसी हुई कि मैंने जीवन में ऐसा रोग देखा ही नहीं। यहाँ से हड्डी बाहर निकल गई, यहाँ से बाहर निकल गई, हाथों की बाहर निकल गई, कमर बिल्कुल जाम, न चला जाए न उठा जाए। ये आए शाम को तो बोले 4 दिन में तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरे को पता ही है, करेंगे ही। तो 2 टाइम इन्होंने 7 चीज का काढ़ा पिलाया मेरे को, और 4 दिन में नारियल के पानी में 2-2 नींबू 4 टाइम, 8 नींबू रोजाना के 4 दिन में तैयार किया। तो बोला तैयार होने के बाद में आप खाने की फुर्ती नहीं करना, मैं बता देता हूं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार से 4 टाइम जूस वगैरह लेकर के फिर रात्रि को थोड़े चावल लेने हैं आपको। फिर मैंने वैसे ही किया, अभी ठीक है। पहले मेरे को जुकाम होती तो 1 महीना कम से कम चला जाता, खूब तबीयत खराब हो जाती, श्वास उठ जाता, कफ निकलता। अब वो जुकाम ही 2-3 साल से डाइट सही रहती है, जुकाम ही नहीं होती। तो सारे ही फायदे हुए हमको तो इस उम्र में, और मैं समझता हूं आप लोग भी इसका पूरा लाभ लीजिए। जीवाणु का पॉइंट क्लियर हो गया। प्रश्न है, उपवास करते हैं तो चक्कर आती है, तो किस विधि से उपवास करना चाहिए? 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है कोशिश करके, और 3 दिन से अगर ज्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी, नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा, और कुछ भी हो सकता है। कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो। अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं, और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे, तो उपवास का फायदा होगा नहीं। तो उपवास के साथ आराम करना जरूरी है। मोर देन 15 से 20 देशों से, अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी से कितने सारे पेशेंटों ने कॉल किया है कि हम अपने आप को और हमारे फैमिली फ्रेंड्स को इस डेडली वायरस से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा, ये जो सिटी चाइना की है उसको क्या कहते हैं? वुहान से मुझे लीडियाना मिलानो और जूलियानो दोनों का फोन आया। कहा कि मेरा नाक बंद हो गया है, नाक में से पानी जा रहा है, कफ हो रहा है और फीवर 103, 104 रहता है। डॉक्टर नरम, मैं क्या करूं, मैं पागल हो गया हूं और हमें जाना है इटाली और मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ
शायद सड़ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा देखो आपको जो वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नेचुरल रेमेडी लेनी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। डॉक्टर साहब बताइए ना। तो हमने उसको एक प्रयोग बताया, हल्दी का पाउडर आधा से 1 चम्मच, जिंजर का पाउडर आधा चम्मच, और उसमें हनी को 1 चम्मच डाल दो। हनी को 2 से 3 ग्लास पानी लो, उसको बॉईल करो, थोड़ा सा 1-2 बॉईल आ जाए तो उसको गाल के इस पानी को पीना और उस पर फास्टिंग करना। लंघनम ये बहुत पावरफुल है। लंघन यानी फास्टिंग करना। अगर वायरस को आगे बढ़ते हुए रोकना है तो सबसे बड़ा काम है लंघनम, नंबर 1। और उसके बाद हमने उसे कुछ और भी दूसरे 2 प्रयोग दिए। तुलसी के पत्ते मिल गए तो 7 से 9 पत्ते मुंह में रखकर चूसना, ये एक गार्ड है, गार्ड, और वायरस को अंदर आते हुए वो रोक सकता है। You know Shelton, Dr. Herbert Shelton of America? He has done the maximum research on this. Huge number of books written in 1930s which are so relevant today. And each and every word he wrote about diet, about fasting, about food, and how he cured hundreds of patients just with raw is amazing, amazing. डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने 35 पुस्तकें लिखी हैं। उन 35 पुस्तकों में हाइजीनिक सिस्टम वॉल्यूम 1 to 7, 1200 पेजेस ईच, इतना सारा काम उन्होंने किया है। और संसार में वो ही एक लास्ट आदमी है जिन्होंने पूरे संसार में, पूरे विश्व में किस किस नेचुरोपैथ ने, मतलब जो मेडिकल साइंस के थे या साइंटिफिक थे या नहीं साइंटिफिक थे, लेकिन नेचुरल तरीके में क्या क्या लोगों ने क्या किया है, वो सारी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उन्होंने अपने बुक्स के अंदर डाला है।